वेलकम टू योर चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम इंडियन एविडेंस एक्ट के 50 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जनरली डाइंग डिक्लेरेशन आर एडमिसिबल एज एविडेंस अंडर। डाइंग डिक्लेरेशन किस में एडमिसिबल होती है इंडियन एविडेंस एक्ट में? तो ये सेक्शन 32 में होती है। तो फर्स्ट का ऑप्शन सी करेक्ट है। सेकंड देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर डाइंग डिक्लेरेशन। इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन फर्स्ट। सेकंड, डाइंग डिक्लेरेशन अनलेस corroborated कैन नॉट बी यूज्ड एज सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। C. Dying declaration which is brief must be discarded. D. When eyewitness affirms that the deceased was not in a fit state to make the declaration, medical opinion cannot prevail. तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। थर्ड देखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द सेकेंडरी एविडेंस कैन बी एमिटेड इन डैश एक्सेप्शनल केसेस। तो इसका ऑप्शन 7 है। तो थर्ड का ऑप्शन सी करेक्ट है। कितने एक्सेप्शनल केसेस है? 7। फोर्थ देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 गिव्स प्रोविजन रिगार्डिंग प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की कौन सी सेक्शन बात करता है? ये बात करता है सेक्शन 67A। फोर्थ का ऑप्शन बी करेक्ट है। फिफ्थ देखेंगे, अ पार्टी वांट्स टू सेट असाइड अ जजमेंट अंडर सेक्शन 44 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कैन ही डू सो। पार्टी जो है ना जजमेंट को सेट असाइड करना चाहती है सेक्शन 44 के अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट के। तो ये कौन से सर्कमस्टांसेस में कर सकती है? फर्स्ट, इन केस द जजमेंट वाज पास बाय सुपीरियर कोर्ट। बी, इन केस द पर्सन चैलेंजिंग इज अ स्ट्रेंजर टू द प्रोसीडिंग्स। सी, इन केस द जजमेंट वाज अ रिजल्ट ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस। डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, इन केसेस ऑफ जजमेंट पास बाय सुपीरियर कोर्ट। सिक्स देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग, ए द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव बाय प्राइमरी एविडेंस। बी द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव बाय सेकेंडरी एविडेंस। सी द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव बाय बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। डी द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव आइदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर डी पे टिक करेंगे। सेवंथ देखेंगे, विच क्लास ऑफ पर्सन डस Section 18 Indian Evidence Act lies down who can make admission. 1. Party to proceeding. 2nd. Agent authorized by party. 3rd. Party suing or sued in a representative character making admission while holding such character. 4th. Person who has any proprietary or pecuniary interest in the subject matter of proceedings during the continuance of such interest. 5th. Persons from what the parties to the suit have derived their interest in the subject matter of the suit during the continuance of such interest. तो इसका आंसर है डी। सारी ही स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो इन सब में ही एडमिशन हो सकता है सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग। 8 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद द एडमिशन बाय पर्सन फ्रॉम हुम इंटरेस्ट इज डिराइव्ड। तो ये है सेक्शन 18 में बताया गया है। ठीक है, एडमिशन बाय पर्सन के द्वारा जिससे इंटरेस्ट डिराइव किया जाता है, तो सेक्शन 18 का ये। 9 देखेंगे, टू इन्वोक द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। कौन सी कंडीशन होगी डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल लगाने के लिए? ए, रिप्रेजेंटेशन बाय ए पर्सन टू अनदर। बी, द अदर शैल हैव एक्टेड अपॉन द सेड रिप्रेजेंटेशन। सी, सच पर्सन शैल हैव बीन detrimental to the interest of the person to whom the representation has been made. D, all of the above। तो ये सारी ठीक है, तो आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव। 10 देखते हैं, अंडर सेक्शन 82 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द कोर्ट मस्ट प्रिज्यूम। कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा? दैट द सील और स्टैम्प और सिग्नेचर इज जीनियन। बी, दैट द पर्सन साइनिंग डॉक्यूमेंट हेल्ड एट द टाइम व्हेन ही साइंड द जुडिशियल और ऑफिसर कैरेक्टर ही क्लेम्स। सी, बोथ ए एंड बी। डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर सी है, बोथ ए एंड बी। 11 देखते हैं, is accused of a crime committed by him at Calcutta. He produces a letter written by himself and dated at Lahore on that day and bearing the Lahore postmark of the day. Applying section 21 Indian Evidence Act, which of the following is possible? Option A, the statement in the date of the letter is admissible because if A were dead it would be admissible under section 27 clause 2. B, the statement in the date of the letter is admissible because if A were dead it would be admissible under section 29 clause 2. C, the statement in
in the date of the letter is admissible because if A were dead, it would be admissible under section 32 clause 2. D. The statement in the date of the letter is admissible because if A were dead, it would be admissible under section 34 clause 2. तो इसका आंसर है सी. द स्टेटमेंट इन द डेट ऑफ द लेटर इज एडमिसिबल बिकॉज इफ एवर डेड इट वुड बी एडमिसिबल अंडर क्लॉज 32 अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 2. ठीक है. तो कोर्स ऑफ बिजनेस की बात कहाँ की जाती है डाइंग डिक्लेरेशन. तो कोर्स ऑफ बिजनेस की बात हमारी यहाँ पे सेक्शन 32 के क्लॉज 2 में करी जाती है और सेक्शन 32 के क्लॉज 1 में डाइंग डिक्लेरेशन की बात करी जाती है. ठीक है. 12 देखेंगे. ए स्कल्प्टर agrees to sell to B all my modes. A has both models and modeling tools. Applying section 98 Indian Evidence Act. A. Evidence cannot be given to show which he mean to sell. B. Evidence needed not to be given to show which he mean to sell. C. Evidence may be given to show which he mean to sell. And D. None of the above. तो C इसका आंसर C है. 12th का C. Evidence may be given to show which he mean to sell. 13 देखते हैं. Declaration as to custom are admissible. A under section 32 clause 1 of an Indian Evidence Act. B under section 32 clause 2 of Indian Evidence Act. C under section 32 clause 4 of Indian Evidence Act. D under section 32 clause 7 of Indian Evidence Act. तो इसका C है under section 32 clause 4 कस्टम की बात करता है. ठीक है. यहाँ पे हम एक बार 32 सेक्शन को रिवाइज कर लेते हैं. देखिए सेक्शन 32 का क्लॉज 1 क्या कहता है. कॉज ऑफ डेथ डाइंग डिक्लेरेशन की बात करती है जो रूल ऑफ नेसेसिटी भी जिसे बोलते हैं. ठीक है. दूसरा सेकंड बात करता है क्लॉज कोर्स ऑफ बिजनेस की बात करता है. थर्ड हमारा बात करता है इंटरेस्ट ऑफ मेकर की बात करेगा. फोर्थ बात करेगा कस्टम और मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट की बात करता है. फिफ्थ एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप से रिगार्डिंग बात करता है. देखिए वन वर्ड याद करते जाइएगा तो आपको ईजी रहेगा एग्जाम में याद रखने के. 6 बात करता है फैमिली अफेयर्स की. 7 बात करता है ट्रांजैक्शन जो सेक्शन 13 में मैंशनड है. 8 बात करता है फीलिंग रेलिवेंट टू मैटर इन क्वेश्चन. ठीक है. 14th देखेंगे और इसमें ये भी आ सकते हैं कि इसमें सेक्शन 38 में कितने सब क्लॉजेज है. तो इसमें टोटल 8 है. कितने 8. 14 देखेंगे अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द डिक्लेरेशन फर्स्ट एज टू द पब्लिक राइट्स एंड कस्टम आर एडमिसिबल. बी एज टू प्राइवेट राइट्स एंड कस्टम आर एडमिसिबल. And C are to both public and private rights and custom are admissible. D only as to customs are admissible. तो यहाँ पे कौन से कस्टम की बात करी. यहाँ पे पब्लिक राइट्स और कस्टम्स की बात करेगी. तो 14 का ऑप्शन ए करेक्ट है. 17 देखते हैं. The relationship in section 50 of Indian Evidence Act means A. Relationship by blood only. B. Relationship by blood or marriage only. C. Relationship by blood or marriage or adoption. And D. Only A and नॉट बी एंड सी. तो इसका ऑप्शन सी है रिलेशनशिप बाय ब्लड और मैरिज और एडॉप्शन. ठीक है. 18 देखेंगे ओपिनियन एज टू रिलेशनशिप ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 50 ऑफ CPC. यहाँ पे ओपिनियन के बारे में पूछ रहे हैं. ठीक है. ए एडमिसिबल इन केसेस ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज. बी इज एडमिसिबल इन प्रोसीडिंग अंडर इंडियन डिवोर्स एक्ट. सी इज एडमिसिबल इन बोथ ए एंड बी. एंड डी इज नाइदर एडमिसिबल इन केसेस ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज नॉर इन प्रोसीडिंग अंडर इंडियन डिवोर्स एक्ट. तो इसका आंसर डी है. 19 देखेंगे लिस्ट ऑफ फैक्ट ऑफ विच द जुडिशियल नोटिस हैज टू बी टेकन अंडर सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. ए इज एग्जॉस्टिव. बी इज इलस्ट्रेटिव ओनली. सी बोथ ए एंड बी. डी नीदर ए नॉर बी. तो इसका आंसर है बी इज इलस्ट्रेटिव ओनली. जो 57 में सेक्शन 57 के इंडियन एविडेंस एक्ट में जो जुडिशियल नोटिस की बात कर रहा है वो किसकी बात करता है. वो सिर्फ इलस्ट्रेटिव है. ठीक है. 20 देखेंगे फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव बाय द पार्टीज इंक्लूड. ए फैक्ट ऑफ जुडिशियल नोटिस हैज टू बी टेकन. बी फैक्ट विच हैज बीन एडमिटेड बाय द पार्टीज एट और बिफोर द हियरिंग. सी बोथ ए एंड बी. डी नीदर ए नॉर बी. तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी. 21 देखते हैं सेकेंडरी एविडेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट मीन्स ए कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट. B oral account of the contents of the document. C both A and B. D only A and not B. तो इसका आंसर है C both A and B. copies of the document और oral account of the contents of document. 22 देखते हैं secondary evidence of a document is admissible as a substitute for. ये admissible होता है किसके substitute के तौर पे.
A. Admissible primary evidence. B. Inadmissible primary evidence under certain circumstances. C. Inadmissible primary evidence under all circumstances. D. Both A and B. तो इसका आंसर है हमारा 22 का A. एडमिसिबल प्राइमरी एविडेंस. ठीक है. अब हम ये बताएं. अच्छा चलिए, प्राइमरी एविडेंस किस में बताया गया है, कौन से सेक्शन में प्राइमरी एविडेंस की बात की गई है? तो सेक्शन 63. 23 देखेंगे. ओरल अकाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल. A. When given by a person who has seen and read the document. B. When given by a person who has seen but not read the document. C. When given by a person to whom the document was read over. D. When given by any of the above. तो इसका आंसर है A. When given by a person who has seen and read the document. 24 देखेंगे. A document required by law to be attested can be proved under section 68 of Indian Evidence Act only. A. By calling both the attesting witnesses. B. By calling at least one of the attesting witnesses. C. By calling none of the attesting witnesses but by calling some other persons who has the knowledge of the contents. And D. All of the above. Correct. तो इसका आंसर है B. By calling at least one of the attesting witnesses. 25 देखते हैं. Presumption as to accuracy of maps and plans made by the authority of government is contained in A. Section 81 of Indian Evidence Act. B. Section 88(2) of Indian Evidence Act. C. Section 83 of Indian Evidence Act. And D. Section 84 of Indian Evidence Act. तो presumption as to accuracy of maps and plans की किस में बात करी गई है? ये बात करी गई है सेक्शन 83 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में. 26 देखेंगे. अंडर सेक्शन 83 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, presumption as to accuracy of maps and plans can be raised in respect of A. Maps and plans made by private person. B. Maps and plans made by authority of government. C. Both A and B. And D. A not B. 83 में बात करी गई है मैप्स एंड प्लान्स जो अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा बने हैं. 27 देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन? A. An admission constitute a substantive piece of evidence in the case and for that reason can be relied upon for proving the truth of the facts incorporated therein. B. An admission has the effect of shifting the onus of proving to the contrary on the party against whom it is produced, with the result that it casts an imperative duty on such party to explain it. In the absence of satisfactory explanation, it is presumed to true. C. An admission in order to be competent and to have the value and effect referred to above should be clear, certain and definite and not ambiguous, vague to be true. And D. All of the above. तो इसमें सारी स्टेटमेंट ट्रू है तो ऑल ऑफ द अबव डी. 28 देखेंगे. A. Intentionally and falsely leads B to believe that certain lands belong to A and thereby induces B to buy and pay for it. The land afterwards becomes the property of A and A seeks to set aside the sale on the ground that at the time of the sale he had no title. Applying section 115 of Indian Evidence Act. A. ऑप्शन ए देखते हैं. He must be allowed to prove his want of title. B. He may be allowed to prove his want of title. C. He must not be allowed to prove his want of title. And D. None of the above. तो इसका आंसर है C. He must not be allowed to prove his want of title. इस सेक्शन 115 का इस्टॉपल का सबसे इंपॉर्टेंट केस है पिकार्ड वर्सेस सीयर्स. क्या है? पिकार्ड वर्सेस सीयर्स. ठीक है. और इस्टॉपल जो है हमारा एक रूल ऑफ एविडेंस है. क्या है? इट इज़ अ रूल ऑफ एविडेंस. ये देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने आपको बता दिया है. 29 देखते हैं. ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम कमिटेड बाय हिम एट कैलकटा. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पे तो इसको छोड़े. हम 30 देखते हैं. ए इज़ ट्राइड फॉर अ राइट एंड इज़ प्रूव टू हैव मार्च्ड एट द हेड ऑफ अ मोब. अप्लाइंग सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट. तो ए ऑप्शन देखते हैं. The cries of the mob are irrelevant as it does not explain the nature of transaction. B. The cries of the mob are relevant as explanatory of the nature of transaction. C. Either A or B. D. None of the above. तो इसका ऑप्शन है हमारा B. ठीक है. The cries of the mob are relevant as explanatory of the nature of the transaction. नेक्स्ट देखेंगे. In criminal cases under section 54 Indian Evidence Act, to prove that the defendant committed the crime charged, evidence may not be given that
he A bore a bad reputation in the community, B has a disposition to commit crime of that kind, C has no other occasion committed particular act of the same class evincing such disposition, D all of the above. तो इसका आंसर है D all of the above. 32 देखते हैं. In which of the following cases did the court held that a party who produces witnesses in court produces them as witnesses of truth and simply because portions of their statement are not favorable to the party producing them, they cannot be condemned as biased witness. तो ये बात कही गई है हमारे गुलबचंद गंभीर रामल वर्सेस कुदीलाल गोविंदरम. ठीक है, किसमें क्या गुलाबचंद गानवी रामल वर्सेस कुदीलाल गोविंदरम के केस में कही गई है. 33 देखेंगे. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीडिंग ऑफ डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल्स एंड डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज द इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल? A. Officers conducting departmental inquiries, B. Departmental proceedings, C. Disciplinary proceeding tribunal, and D. all of the above. तो आंसर है D all of the above. सॉरी. 34 देखेंगे. Proviso 1 to Section 33 of Indian Evidence Act not only cover cases of privity in state and succession of title but also cases where which of the following condition is met. Option A. The interest of the relevant party in the second proceeding is the subject matter of the first proceeding and is consistent with and not antagonistic to the interest therein of the relevant party to the first proceeding. B. The interest of both in the answer to be given to the particular question in issue in the first proceeding is identical. C. Either A or B. D. Both A and B. तो इसका आंसर है D both A and B. 35 देखते हैं. Which of the following is the way to assess damage under Section 12 of Indian Evidence Act? First, the damage suffered should be near as possible to the sum which will put the injured party in the same position as he would have been if he had not sustained the wrong for which he was awarded damages or compensation. Second, damages are usually assessed on the basis of actual loss suffered and are called general or ordinary damages. Third, where the plaintiff has not suffered any real damages by reason of breach of contract, normally nominal damages are awarded. Fourth, special damages can be awarded for personal inconvenience or physical discomfort caused by the other party. तो इसका आंसर है D all of the above. 36 देखते हैं. The history sheet of an accused person kept in the police station is not a man's character as it is based on A. Conviction, B. Hearsay, C. Investigation, and D. None of the above. B. Hearsay. 37 देखते हैं. Section 15 of Indian Evidence Act deal with particular application of the general principle laid down in A. Section 7, B. Section 10, C. Section 12 and D. Section 14. तो इसका आंसर है D. Section 14. 38 देखेंगे. The question is whether A. Poison, B. Applying Section 6 Indian Evidence Act, which of the following facts can be relevant? A. Marks on the ground produced by a struggle at or near the place where the murder was committed. B. The state of B's health before the symptoms ascribed to poison and habits of B known to A, which afforded an opportunity for the administration of poison. C. The facts that shortly before the poisoning B went to fair with money in possession and that he showed it or mentioned the fact that he had it to third person. D. None of the above. तो इसका आंसर है B. The state of B's health before the symptoms ascribed to poison and habits of B known to A which afforded an opportunity for the administration of poison. 39 देखेंगे. A dying declaration to be admissible. Option A must be made before magistrate. B must be made before the police officer. C may be made before a doctor or a private person. D may be made either before a magistrate or a police officer or a doctor or a private person. तो आंसर है D. Dying declaration किसी के सामने भी बन सकती. ठीक है. 40. Declaration in course of business are admissible. A under section 32 subclause 1, B under section 32 subclause 2, C under section 32 subclause 4, D section 32 subsection 7. तो इसका आंसर है 32 subsection 2. तो बी आंसर करेक्ट है. 41 देखेंगे. ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स आर रेलिवेंट. ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट किस में रेलिवेंट होता है? सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर. सेक्शन 42 देखते हैं. अंडर सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट कैन बी फॉर A.
आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग, बी आइडेंटिटी ऑफ फिंगर इंप्रेशन, सी बोथ ए एंड बी, डी नीदर ए नॉर बी। तो ये दोनों की बात करता है, हैंड राइटिंग और फिंगर इंप्रेशन दोनों की आइडेंटिटी की, तो सी है बोथ ए एंड बी। 43 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हैज़ बीन अमेंडेड बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। तो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 के द्वारा कौन सा सेक्शन अमेंड किया गया है? तो ये इसमें से तो ये है सेक्शन 119, और ये 119 कौन से विटनेसेस की बात करता है? ये डम्ब विटनेस की बात करता है। किसकी? डम्ब विटनेस। तो क्वेश्चन आ सकता है डम्ब विटनेस कौन से सेक्शन में बताया गया है? तो ये डम्ब विटनेस बताया गया है सेक्शन 119, और ये डम्ब विटनेस कैसे होंगे? ओरल एविडेंस होगा। 44 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर सेक्शन 154 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसमें स्टेटमेंट बतानी है कौन सी ट्रू है सेक्शन 154 के रिगार्डिंग। ए, द कोर्ट इज बाउंड टू गिव लीव इफ द रिक्वायरमेंट्स आर मैट। बी, द विटनेस मस्ट बी डिक्लेयर्ड हॉस्टाइल बिफोर मेकिंग अ प्ली अंडर दिस सेक्शन। सी, द कोर्ट कैन गिव द लीव अंडर दिस सेक्शन सुमोटो, एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है सी, द कोर्ट कैन गिव द लीव अंडर दिस सेक्शन सुमोटो। 45 देखेंगे, which of the following question is proper under section 148 of Indian Evidence Act? Option A, if the imputation refers to matters remote in time. B, if the imputation refers to such matters that its truth does not affect the credibility of the witness. C, if they are of such nature that the truth of imputation touches the credibility of the witness. And D, if there is a great disproportion between the importance of the imputation and the importance of the evidence. तो इसका आंसर सी है, if they are of such nature that the truth of the imputation touches the credibility of the witness. 46 देखेंगे, A intentionally and falsely leads B to believe that certain land belongs to A and thereby induces B to buy. ये भी क्वेश्चन देखिए पीछे एक बार रिपीट हो गया, सॉरी 2 क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, in which of the following proceeding of domestic tribunals and departmental inquiries the Indian Evidence Act is not applicable? A, officer conducted departmental inquiry. B, departmental proceedings. C, disciplinary proceeding. And D, all of the above. तो इसका आंसर है D, all of the above. Relevancy of fact forming part of same transaction is dealt under which of the following section of Indian Evidence Act? Relevancy of fact forming part of same transaction किसकी बात कौन से सेक्शन में बताया गया? सेक्शन 6 में बताया गया। और एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, रिजिस्टे किस में आता है? रिजिस्टे है सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 बात करता है हमारी रेजिस्टे की, ठीक है। 49 देखेंगे, द प्रिंसिपल ऑन विच अ डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिटेड इन एविडेंस इन is indicated in legal maxim. A, nemo meritorious prosumitor mentiri. B, lex fori, C, res judicata, and D, none of the above. तो इसका आंसर है A, nemo meritorious prosumitor mentiri. 50 देखेंगे, the provision to the section 65 Indian Evidence Act has been added by which of the following act? A, Act 31 of 1926. B, Act 22 of 1926. C, Act 13 of 1926 and D, Act 14 of 1926. तो इसका आंसर है A, Act 31 of 1926. आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको कोई भी क्वेरी है तो टारगेट फॉर IQ के नंबर पे आप कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।